कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आपकी पीरियोडिक टेस्ट 2 शुरू हो चुकी है और आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो हिंदी का है, तो उसका आज हम रिवीजन करेंगे। आप सबने हिंदी विषय की ब्लूप्रिंट लिखी ही है, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके अंदर हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर हम विकल्प करेंगे। उसमें पहला विकल्प है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग या रुपया। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? चवन्नी। नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी। दूसरा प्रश्न है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच, मैनेजर, कप्तान या डॉक्टर। तो किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग जाती है? कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग जाती है। तीसरा प्रश्न है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? महादेव गोविंद रानडे। समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे थे। फिर आगे है, आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? पेरिस, इस्तांबुल, टोक्यो या रंगून। कहाँ पे आप पान की पिचकारी नहीं लगा सकते हैं? तो टोक्यो। जवाब क्या आएगा? टोक्यो। टोक्यो शहर में आप पान खाकर उसकी पिचकारी नहीं लगा सकते हैं। पांचवा है, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? जिहाद में, काबुल में, बोस्टन में या बर्लिन में। तो यहाँ जवाब क्या आएगा? बोस्टन में। हम जाली प्रमाण पत्र, नकली प्रमाण पत्र हम यहाँ पर खरीद नहीं सकते हैं। कहाँ पर? बोस्टन में। फिर आगे है, छठा, देवताओं के गुरु कौन है? तो नारद, वाचस्पति, वनस्पति या बृहस्पति। तो यहाँ जवाब क्या आएगा? बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। सातवां है, विद्या की देवी कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा देवी। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? सरस्वती। बराबर है। आठवां है, प्रकृति शब्द का अर्थ है। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? अभाव, स्वभाव, प्रभाव या लगाव। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? स्वभाव। क्या आएगा? स्वभाव। प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव, कि ये इसकी प्रकृति है, यानी कि ये इसका स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रकृति शब्द का अर्थ आएगा स्वभाव। तो यहाँ पर हमने ये विकल्प किए। अभी आगे का जो प्रश्न है वो हम करेंगे। आगे का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई है, तो वो हमें करनी है। ठीक है, तो इसमें पहली खाली जगह है, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? खाली जगह में सहारा, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। दूसरी खाली जगह है, पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं खाली जगह करूंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेहनत। क्या आएगा? मेहनत। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। आगे की खाली जगह है, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? कानून। हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। लोगों की ये शिकायत है कि हमारे जो कानून है वो पुराने पड़ गए हैं। चौथा है, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। तो यहाँ पर क्या आएगा? नगर पालिका। नगर पालिका। लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है। छठा है, मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? बृहस्पति। क्या आएगा? बृहस्पति। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है।
छठा है लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? चाव। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर हमने ये खाली जगह की रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अभी आगे का जो प्रश्न है वो है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 बेटी जो काव्य है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। आगे है सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य दिए जाएंगे और उसके नीचे आपको दूसरे वाक्य दिए जाएंगे, तो आपको उन वाक्यों को जोड़ना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला है गगन पे चमके चंदा, मैं उजियारा करूंगी, मैं धरती पर चमकूंगी, मैं तारा बनूंगी। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? मैं धरती पर चमकूंगी। तो वाक्य हम लिखेंगे गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। बराबर है। दूसरा है अपने पांव चल कर मैं मेहनत करूंगी, दुनिया को समझूंगी, दुनिया को देखूंगी। तो यहाँ जवाब क्या आएगा? क, दुनिया को देखूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा है तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, बागों में खिलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा आएगा? हवा को चूमूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। आगे है छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बहुत दूर था, कूदने वाला था, बिल्कुल बेखबर था। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? बिल्कुल बेखबर था। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। दूसरा है वस्तु से व्यक्ति का क्या होता है? धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, या लगाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? जीवन। नंबर तो वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तु का महत्व नहीं है। आगे है तीसरा हजरत अली राज के खजाने की क्या करने गए? जांच करने गए, पहरेदारी करने गए, निगरानी करने गए। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? जांच करने गए। तो हमें वाक्य लिखना है हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न बराबर सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे, ये प्रश्न हमने किया। अब हम आगे का प्रश्न लिखेंगे। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है वो हम चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान के पाठ्यपुस्तक के अंदर पेज नंबर 10वें के ऊपर जो 5वां प्रश्न है वो हम करेंगे। यहाँ पर जो ये 5वां प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए, वो हम करेंगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ बात पुराने जमाने की है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पर वाक्य खत्म होता है इसलिए पूर्ण विराम आएगा। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ है इसलिए पूर्ण विराम आएगा। आगे है दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। यहाँ पर भी पूर्ण विराम आएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य खत्म होता है। आगे है वहां जाकर बोली मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम आएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डबल अवतरण चिन्ह आएगा। बराबर है। और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा क्योंकि यहाँ पर ये पहला जो वाक्य है वो खत्म होता है। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, इसलिए क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा और यहाँ पर अवतरण चिन्ह जो है वो पूर्ण होगा। बराबर है। ये पूरा जो वाक्य है वो ज्यों का त्यों लिखा गया है, इसीलिए क्या आएगा? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा अवतरण चिन्ह आएगा। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है
समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं। समय वह संपत्ति है जो, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, इसीलिए क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। और यहाँ पर वाक्य खत्म होता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह वाक्य खत्म होता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। और यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, इसीलिए अल्प विराम आएगा। आगे है, इसी के द्वारा मूर्ख चतुर निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। यहाँ पर वाक्य खत्म होता है, इसीलिए पूर्ण विराम। और यहाँ पर एक के बाद एक, तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। ठीक है, आगे है, संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। यहाँ पर भी पूर्ण विराम आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा रुकना पड़ता है, इसीलिए अल्प विराम आएगा। क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। यहाँ पर ये जो है प्रश्न चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और समझ के ठीक जगह पे विराम चिन्हों का उपयोग करना है, विराम चिन्ह रखने हैं। ठीक है, आगे है सेक्शन बी। यहाँ पर ये हमारा सेक्शन ए खत्म होता है और आगे का सेक्शन है सेक्शन बी। उसके अंदर प्रश्न है सूचना अनुसार कीजिए। पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द। उसमें पहला है नीड। नीड का क्या अर्थ होता है, तो नीड का अर्थ होता है घोंसला। क्या होता है, घोंसला। ठीक है, दूसरा है कंठ। कंठ यानी कि गला। आगे है प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि तारीफ। कामयाबी। कामयाबी यानी कि सफलता। क्या आएगा इसका अर्थ, सफलता। समानार्थी शब्द है सफलता। फिर है नुकसान। नुकसान का समानार्थी शब्द है हानि। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। आगे का प्रश्न है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है प्रशंसा, यानी उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है निंदा। मधुर यानी कि उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है कटु। आगे है अस्त। अस्त का विरुद्धार्थी होता है उदय। चौथा है नुकसान। नुकसान का विरुद्धार्थी शब्द होता है फायदा। नुकसान का विरुद्धार्थी शब्द होता है फायदा। धनवान का विरुद्धार्थी शब्द होता है निर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर लिखिए। ये जो प्रश्न है वो प्रश्न हम पाठ्यपुस्तक के अंदर पेज नंबर 4 पे जो हमारा ये प्रश्न दिया गया है वहां पर हम करेंगे। उसमें है निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए बॉक्स में। पहला है वरदराज चतुर बालक था। तो यहाँ पर चतुर जो है वो गुणवाचक विशेषण है, बालक के गुण का विशेषता बताता है। बराबर है, चतुर है, वो कैसा है, चतुर है। बराबर है, तो इस तरह हमें यहाँ पर बॉक्स में वो लिखना है। दूसरा है फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। फूल बाजार में गुलाब कैसे मिलते हैं, तो पीले गुलाब मिलते हैं। यानी पीला जो है वो गुलाब की विशेषता बताता है। बराबर है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। हमने देखा था बराबर कि गुणवाचक किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष आकार रंग रूप स्पर्श दशा अवस्था स्थान देश काल स्वाद गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये जो है चतुर जो है वो क्या है, उसका गुण बताता है। बराबर है, यहाँ पर ये जो है पीले, ये क्या है, रंग है, रूप है। बराबर, इस प्रकार वो उसकी विशेषता बताता है।
इसीलिए ये जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है मिर्च का स्वाद तीखा होता है। यहाँ पर तीखा जो है वह स्वाद की विशेषता बताता है, मिर्च की विशेषता बताता है। चौथा है शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। यहाँ पर खाने की विशेषता क्या है, तो पंजाबी खाना बराबर है, यानी पंजाबी जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। पांचवा है सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता। तो यहाँ पर कपड़े की विशेषता कौन बताता है, सफेद शब्द। तो ये जो सफेद जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अभी हम परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे, वो हम पाठ्यपुस्तक के अंदर ही 12वें पेज के ऊपर ये जो हमारा प्रश्न है वो हम करेंगे। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल बताता है, ये इतना है, ये उतना है, तो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो यहाँ पर 2 मीटर जो है वह क्या है, परिमाण बताता है, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो यहाँ पर बहुत जो है वो क्या बताता है, परिमाण बताता, उसका माप बताता है। तो यहाँ पर ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। यहाँ पर थोड़ा जो है वो क्या बताता है, नापतोल बताता है, थोड़ा उसने दूध डाला है। चौथा है मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो यहाँ पर 1 किलो जो है, यहाँ पर 1 किलो जो है वह परिमाण बताता है कि उसने हल्दी तो ली है पर कितनी ली है, 1 किलो ली है। यहाँ पर ये परिमाणवाचक शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण है, बराबर है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है और यहाँ पर बॉक्स में आपको लिखना है। अभी हम आगे का प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उन्हें उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। आपको वाक्य दिया जाएगा, तो वो वाक्य कौन से काल का है वो आपको पहचानना है और उस काल का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह प्रश्न भी हम पाठ्यपुस्तक के अंदर करेंगे। पाठ्यपुस्तक के अंदर 19वें पेज नंबर पे यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है वो हम यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। पहला है रोशनी ने कहानी सुनाई। तो ये वाक्य जो है भूतकाल का है। दूसरा है हम परसों घूमने जाएंगे। तो ये जो है क्या है, जाएंगे, यानी कि परसों जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं। तो ये जो है भविष्यकाल का वाक्य है। आगे है तीसरा, पिताजी के जूते खो गए। तो ये जो है भूतकाल का वाक्य है। चौथा है मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता। तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि वह अभी मंदिर जा रहा है। पांचवा है अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ये वर्तमान काल का वाक्य है। छठा है मैं किताबें खरीदूंगी। तो ये जो है भविष्यकाल का वाक्य है। सातवां है बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी। ये भविष्यकाल का वाक्य है। आठवां है हरी रहीम से बात कर रहा था। वो बात कर रहा था, यानी कि वो बातें कर चुका है। तो ये जो है भूतकाल का वाक्य है। 9वां है मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। ये भी भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, अभी उसे ठीक हो चुका है, यानी ये भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, बराबर। सेक्शन ए और सेक्शन बी आज हम करेंगे। बाकी का जो सेक्शन है, बाकी के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।